हेलो। कौन बोल रहा है? सुमित बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं जतिन। हाँ जतिन, हाय, हाउ आर यू? राजेश भैया को फोन देना जल्दी। हाँ, एक मिनट प्लीज। भैया आपका फोन। किसका? जतिन। हाँ जतिन, बोलो। राजेश भैया, आप दीदी को लेकर फौरन जीवन लोक हॉस्पिटल पहुंचिए। क्यों, क्या हुआ? डैडी को अटैक आया है, उनकी हालत बहुत खराब है। ओह माय गॉड। वो आप लोगों को याद कर रहे हैं, फौरन पहुंचिए। मैं अभी पहुंचता हूं। सुमित, क्या हुआ भैया? सुभद्रा के पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी हालत काफी खराब है। मैं सुभद्रा को लेकर वहां जा रहा हूं, तू घर वालों को बता देना। जी। सुभद्रा, चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो, बताता हूं मैं। लेकिन बात क्या है? आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। तुम चलो भी अब। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखो, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। क्या हुआ पिताजी को? जतिन का फोन आया था, उन्हें हार्ट अटैक हुआ। हे भगवान, लेकिन वो है कहाँ? हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम जल्दी चलो। चलिए। पिताजी, पिताजी, ये क्या हो गया आपको? पिताजी। सुभद्रा, अपने आप को काबू रखो। जतिन, ये अचानक पिताजी को क्या हो गया? कैसे हो गया? दीदी, फिक्र मत कीजिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया पिताजी को? अटैक आ गया। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस उन्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन आप अपने आप को संभालिए। ये कैसे हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। सुबह तो बिल्कुल ठीक थे, शायद उनके मन में कोई बात थी। मैंने लाख पूछने की कोशिश की पर उन्होंने नहीं बताया। फिर मैं बाहर चला गया और फिर अचानक से मुझे फोन आया कि डैडी को अटैक आया है। तुमसे कोई पिताजी की बात हुई थी क्या? नहीं दीदी, और मैंने भी आज तक डैड को कभी दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की। पता नहीं इनके दिल में ऐसी कौन सी बात थी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि इनके दिल को तकलीफ पहुंचे। तो फिर ऐसे कैसे हो गया? तुम लोग इतने सालों से पिताजी से दूर थे, उसके बाद तुम लोग पिताजी को लेकर आउट ऑफ इंडिया चले गए। मैं अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी। और अब तुम लोग जब इंडिया लौट आए हैं तो मैं कितनी खुश थी कि चलो मेरा मैका तो पास आ गया। लेकिन आप दीदी, कुछ नहीं होगा हमारे डैड को। आप बेवजह परेशान हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें 2-4 घंटे में होश आ जाएगा। कपूर, धीरज रखो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। हमने डॉक्टर से बात कर ली है। अब तो बस उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना अपना फर्ज समझो। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। उन्हें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। वैसे भी उन्हें किस बात का टेंशन है? कौन सा हमने उन्हें परेशान करके रखा था? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कैसी क्या बात हो गई जिनकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। होगी कोई बात, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कोई बहू अपने ससुर के लिए इतनी फिक्रमंद है। ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे ससुर नहीं, तुम्हारे अपने पिता हो। राजेश, मैंने कभी उन्हें अपना ससुर माना ही नहीं। हमेशा पिताजी की तरह उन्हें मान दिया है और उनकी सेवा की। बहू बेटी की तरह होती है और उनके असली माँ बाप तो उनके सास ससुर होते हैं। यही सीख मुझे मेरी माँ बाप ने दी थी और इतने साल मैं यही रिश्ता निभाती आ रही हूँ। जानता हूं, सासू माँ का देहांत हुआ था तो कई दिनों तक तुम बीमार रही थी। मैं तभी समझ गया था कि तुम अपने आप को इस घर की बहू की बेटी मानती हो। राजेश, अगर पिताजी को कुछ हो गया ना तो मैं कभी अपने जान को माफ नहीं कर पाऊंगी। धीरे से करो,
धीरज रखो। वहाँ पिताजी बेहोश पड़े हैं और आप लोग यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। हम लोग पिताजी के बारे में बातें कर रहे हैं। पिताजी की बातें क्या कर रहे हैं? और पिताजी की बात करने से क्या पिताजी ठीक हो जाएंगे? हम लोग यहाँ बातें नहीं करने आए हैं, पिताजी की सेवा करने आए हैं। सुभद्रा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जाइए, अंदर जाइए, पिताजी को आपकी जरूरत है। सुभद्रा, तुम देखिए, ये हॉस्पिटल है, मैं यहाँ और कुछ कहना नहीं चाहती। जाइए, आप अंदर जाइए। जतिन को आपकी जरूरत है, उसे तसल्ली दीजिए। जाइए। देखो नुपुर, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। अब तक मैंने इस बात पर गौर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मजबूर होकर मुझे तुमसे कहना पड़ रहा है कि तुमने और इनमें जो भी रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है। इसे दोहराने की कोशिश मत करना। देखिए दीदी, आप ये गलत समझ रही है। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने हमेशा राजेश को अपना हमदर्द, एक अच्छा दोस्त ही माना है। दोस्त और हमदर्द और कुछ भी तो बन सकता है। देखिए दीदी, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। मैं ये बात यहाँ नहीं करना चाहती हूँ। ये अस्पताल है और पिताजी की हालत भी ठीक नहीं है। देखिए, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। आप मुझे और परेशान मत कीजिए। ठीक है, इस वक्त मैं ये बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम ये बात कभी मत भूलना कि वो तुम्हारे दोस्त से ज्यादा मेरे पति हैं, और मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती कि मेरे पति कभी कोई गलत कदम उठाए। हमारे बीच में कोई भी आए, हमारी खुशियों में आग लगाने की कोई भी कोशिश करे तो मैं उसे जलाकर खाक कर दूंगी। क्या बात है दीदी? कुछ नहीं। क्या हो गया नुपुर? कुछ नहीं। कुछ नहीं? दीदी इतनी बड़ी बात कहेगी और तुम कह रही कुछ नहीं? छोड़िए, आप खामोखा क्यों तकलीफ ले रहे हैं? क्यों छोड़ूं? कोई बात तो जरूर है, तुम्हें बताना पड़ेगा। पता नहीं क्यों दीदी को कुछ गलतफहमी हो गई है कि मैं पिताजी को बहुत दुख देती हूँ, जिनकी वजह से उनको अटैक आ गया है। मैं समझा कोई और बात है। खैर, मैं दीदी को समझा लूंगा। डैड, कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक हूं बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पिताजी ठीक हो गए। अरे राजेश, तू कब आया बेटा? पिताजी जैसे पता चला फौरन चला आया। अरे पगली, रो रही है तू? और नहीं तो क्या, पिताजी की ये हालत हो और बेटी रोए नहीं। अब मैं ठीक हो गया हूं, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होती है बेटी। इंसान तो एक मुसाफिर है, बस आता है और चला जाता है। डैड, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है, आराम करने को कहा है। जितनी बातें हैं घर चल के कर लीजिएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक होकर घर चलिए, फिर जी भर कर बात करेंगे। शुक्र है तुम लोगों की दुआओं की वजह से मैं बच गया। मैं जानता हूं कि मैं बहुत मुश्किल से बचा हूं, और ऊपर वाला ने मुझे क्यों बचाया इसका भी मुझे पता है। कुछ फर्ज है, जिम्मेदारियां है, अधिकार है मेरे, बस उसे पूरा करना है। शायद इसलिए मैं बच गया। पिताजी, आपकी सारी जिम्मेदारियां अब खत्म हुई और सब जिम्मेदारियां अब जतिन की हैं, सब अधिकार भी उसी के हैं। अब आपको सिर्फ आराम करना है और कुछ नहीं करना है। नहीं है, मेरी जिम्मेदारियां है। हमें बताइए क्या बात है पिताजी, हम पूरी करेंगे आपकी जिम्मेदारियां। नहीं बेटी, उसे मुझे ही पूरी करनी होगी। मैं अपनी वसीयत बनाना चाहता हूं। वसीयत?
वसीयत? लेकिन डैड, अभी आपको वसीयत करने की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा। आज तो मैं बच गया, मुमकिन है कल मैं न बचूं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरी, और मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरे चले जाने के बाद तुम लोगों में कुछ भी गलतफहमी आए। सारे झगड़े की जड़ प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मैं उसका फैसला करना चाहता हूं। ठीक है, आपको वसीयत करनी है ना, पर यहां तो नहीं होगी ना वसीयत। इसके लिए आपको ठीक होकर घर चलना होगा। फिर मैं खुद वकील को बुलाऊंगा और आप जैसी वसीयत चाहें लिखवा दीजिएगा। मेरी समझ में नहीं आता, पिताजी वसीयत की बात क्यों कर रहे थे? कौन से फर्ज की, कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे थे वो? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कल भी वो कुछ इसी तरह परेशान थे। मैंने पूछा तो बताया नहीं उन्होंने। आज भी कुछ नहीं बता रहे, बस वसीयत की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है वो इस हादसे से घबरा गए हैं और वसीयत लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। शायद इसी जिम्मेदारी को कह रहे होंगे कुछ। हाँ, वो वसीयत के बारे में जरूर परेशान थे। मैंने पहली बार देखा कि वो इस बात को लेकर जरूर परेशान थे और कुछ डरे डरे हुए भी। उन्होंने इस बारे में कुछ बताया तो नहीं, लेकिन हाँ, मैंने जरूर देखा था कि वो इस बात को लेकर जरूर गुमसुम बैठे रहते थे। तो तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि उनके दिल में क्या है? तुम अपने आप को उनकी बेटी कहती हो, तो पता करो कि उनके दिल में क्या है, उनकी परेशानी क्या है। ये क्या करेंगी? जब उन्होंने मुझे ही कुछ नहीं बताया तो इससे क्या कहेंगे? उनके दिल में क्या है ये तो अब वही जाने, लेकिन उन्होंने वसीयत के बारे में जो कहा है उसके बारे में क्या सोचा? फिलहाल तो वो ठीक होकर घर आ जाएं बस। और अगर वो जिद करेंगे तो वकील से बात करवा दूंगा। वो वसीयत करना चाहते हैं, कर दें। हाँ जतिन, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वो जो बेहतर समझें करें, हम बीच में कुछ नहीं कह सकते। मुझे डैड की दौलत की नहीं, उनकी जरूरत है। उनकी दौलत जायदाद का मैं क्या करूंगा? दौलत तो आदमी फिर कमा लेगा। ठीक कहते हो तुम। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तो माँ बाप ही होते हैं, और वो ही नहीं रहे तो दुनिया कोई भी दौलत किस काम की। फिर भी उन्हें खुश करने के लिए उनका कहा तो मानना पड़ेगा ना। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर डैड वसीयत करना चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगा। बेटा, तुम्हारे ससुर देवराज की तबीयत ठीक हो गई? मुझे जब से पता चला मैं तो बहुत परेशान था। बस यूं समझिए बाबूजी कि उन्हें दूसरी जिंदगी मिली है। डॉक्टर ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। बस मुझे इस बात की चिंता है कि उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे कि कभी भी कुछ हो जाएगा। ऐसे में राजेश बेटा, सुभद्रा से कहना कि अपने पिताजी को हिम्मत दिलाए, क्योंकि इंसान की आधी जिंदगी उसकी अपनी हिम्मत से ही बढ़ जाती है। हाँ बाबूजी, हमने हिम्मत तो बहुत दिलाने की कोशिश की, लेकिन लगता है उनके दिल पे कोई बोझ है। शायद यही कारण है उनके हार्ट अटैक का। तुम लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके दिल पर क्या बोझ है? कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। बस वो वसीयत लिखवाने की बात कर रहे थे। वसीयत लिखना चाह रहे थे, उसका मतलब जरूर कोई बात है। बाबूजी, जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, उनकी जिंदगी में ना तो कभी कोई दुख था ना कोई परेशानी। वो तो बहुत ही खुश मिजाज और मस्त आदमी है। राजेश बेटे, इंसान की एक हंसी गमों के कई समुंदरों को पार करके आती है। ये जरूरी नहीं कि हंसने वाला दिल से हंस रहा हो सकता है वो गमों पर अपनी हंसी की चादर डाल रहा हो। बस एक बात का ध्यान रखना, इन दिनों में देवराज को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, तभी उनकी तबीयत जल्दी समझ सकती है। भाभी, मुझसे कहने का कोई फायदा नहीं। ना ही तो मैं सुमित से कहूंगी और ना ही सुमित मेरी बात मानेगा। ये क्या बात हुई? तुम दोनों एक दूसरे का दुश्मन थोड़ी ना है कि तुम लोग एक दूसरे की बात सुनोगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। भाभी, सही बात तो ये है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ये तो ठीक है,
मगर कभी कभी संभालना पड़ता है। मेरी और सुमित की अब कभी भी बन नहीं सकती, लेकिन अब घर वाले एक हो गए हैं, दोबारा सब में प्यार हो गया है। तो मैंने सोचा कि कम से कम घर वालों की खुशी के लिए हम लोग ऐसे जाहिर करें कि हमारे में सुलह हो गई है। इसलिए मैंने सुमित से कहा कि अगर हमें झगड़ा भी करना है तो अपने कमरे में करना चाहिए। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि दिखावे के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है पायल, दिखावे का प्यार जताने से क्या फायदा है। भूल जाओ, सुलह कर लो। सुलह तो कर लूं, लेकिन विश्वास कैसे करूं? एक बार विश्वास करके धोखा खा चुकी हूं भाभी। पायल, मैं कहती हूँ ये सब भूल जाओ। बिजनेस दोबारा शुरू हो रहा है। ऐसे में पति को पत्नी के सहारे और उसकी शुभकामनाओं की जरूरत होती है। मेरा सहारा, मेरी शुभकामनाएं हमेशा सुमित के साथ रहेंगी, लेकिन भाभी अब वो मेरा प्यार पाने के लायक नहीं है। मैंने बड़े बड़े पत्थर दिल पत्नियों को पति के प्यार और पछतावे के आगे पिघलते हुए देखा है। पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हो। खैर छोड़ो, मैं समझती हूँ तुम्हें सुमित को समझाना चाहिए। भाभी वो नहीं मानेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि बिजनेस के शुरू में ही सुमित ने अपने दिल में दुश्मनी का बीज बो लिया है। वो ना भाइयों की बात मानता है, ना मेरी बात मानता है। अब देखे क्या होता है। वाह सुमित, क्या ऑफिस मिला है। इसे कहते किस्मत। अगर किस्मत साथ होना तो हर टेढ़ा काम सीधा हो जाता। अभी तक तो कुछ सीधा नहीं हुआ भैया, सीधा तो होना बाकी है। आप देखिएगा कि हम धीरे धीरे कहां से कहां तक पहुंचते हैं। हमें तो उस मकाम तक पहुंचना है जहां से किस्मत ने हमें नीचे फेंका था। जहां हम थे वहां पहुंचना बड़ी बात नहीं है, हमें उससे भी ऊपर पहुंचना है, ताकि हमारे दुश्मनों को पछतावा हो और हमसे नजरें मिलाने लायक ना रहे वो। यही होगा भैया, यही होगा। हमारा एक ही दुश्मन है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। किसे नहीं छोड़ेंगे? ये किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? धर्मेशपुरी की। कौन है ये धर्मेशपुरी? जिसने बाबूजी को बिजनेस में धोखा दिया और हमारा सब कुछ छीन लिया। आज वो ऐश कर रहा है, एक किंग की जिंदगी गुजार रहा है। उसी को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे भाभी। बिजनेस शुरू किया नहीं और बिजनेस में दुश्मनी करने जा रहे हो। पहले बिजनेस तो शुरू करो। वही मैं इसे समझा रहा था, लेकिन ये कुछ जरा ज्यादा ही जोश में आ गया है। सुमित, पहले तुम मार्केट में धाक जमा लो, उसके बाद कुछ भी कर लो। वैसे तुम लोग ऑफिस ढूंढ रहे थे, उसका क्या हुआ? ऑफिस मिल गया हमें, और ये ऑफिस बहुत अच्छी जगह मिला है। और मैंने जानबूझकर उसी बिल्डिंग में लिया है जहां धर्मेशपुरी का ऑफिस है, और ना कि बिल्डिंग में उसी फ्लोर पे लिया है जहां उसका। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि बिजनेस दोबारा शुरू कर रहे हो, जो भी करना है सोच समझ कर करो। सोच भी लिया है और समझ भी लिया है। ये सोचिए भाभी कि ये एक जंग है और हमारी जंग कल से शुरू हो जाएगी। तो कल से तुम लोग ऑफिस जाना शुरू कर रहे हो? कल से नहीं, परसों से। कल ऑफिस का उद्घाटन करेंगे दादी माँ के हाथों।